नमस्कार दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं कहानी के अगले भाग में। यहाँ पर भावनात्मक ट्विस्ट शुरू होगा। पहली बार पता चलेगा कि वसीयत गायब नहीं हुई थी, उसे किसी ने जानबूझकर छिपाया था। लेकिन क्यों, यही इस भाग में जानेंगे। 20 साल पहले एक वकील अचानक गांव छोड़कर चला गया। उसी रात रसोई में आग लगी, उसी रात वसीयत गायब हुई और उसी रात एक परिवार हमेशा के लिए बिखर गया। लेकिन अगर वसीयत कभी खोई ही नहीं थी तो उसे छुपाया किसने? आज आरव उस इंसान से मिलने जा रहा था जो 20 साल से सिर्फ एक सच के बोझ तले जी रहा था। सुबह के 5 बजे थे। पूरी हवेली अभी सो रही थी, लेकिन आरव की आंखों में नींद नहीं थी। उसने दादी की डायरी, स्कूल से मिली फाइल और महेश वर्मा का पुराना विजिटिंग कार्ड, तीनों चीजें अपने बैग में रखी। नेहा ने चाय का कप उसके सामने रखा। डर लग रहा है? आरव हल्का सा मुस्कुराया। सच से नहीं, इस बात से कि कहीं मैं अपने पिता को कभी समझ ही नहीं पाया। नेहा ने उसका हाथ थाम लिया। जो भी होगा, आज एक और परत जरूर खुलेगी। कार्ड पर लिखा पता अब लगभग मिट चुका था। कई लोगों से पूछते पूछते वे शहर के पुराने हिस्से में पहुंचे। एक शांत गली जिसके आखिर में एक छोटा सा मकान था। दरवाजे पर लकड़ी की नेम प्लेट लगी थी, महेश वर्मा, सेवानिवृत्त अभिवक्ता। आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने घंटी बजाई। कुछ क्षण बाद दरवाजा खुला। करीब 80 साल के एक बुजुर्ग सामने खड़े थे। उनकी नजर जैसे ही आरव पर पड़ी, वे कुछ पल के लिए बिल्कुल स्थिर रह गए। फिर धीरे से बोले, सावित्री बहन का पोता? आरव हैरान रह गया। जी। महेश ने तुरंत दरवाजा पूरा खोल दिया। आओ बेटा, मुझे पता था एक दिन तुम जरूर आओगे। कमरे में चारों ओर कानून की पुरानी ओल्ड किताबें रखी थी। दीवार पर भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर थी और उसके ठीक नीचे एक फ्रेम में दादी की मुस्कुराती हुई तस्वीर। आरव ने धीरे से पूछा, आप भी दादी की तस्वीर रखते हैं? महेश जी मुस्कुराए। कुछ लोग रिश्ते से अपने होते हैं और कुछ अपने कर्मों से। आरव अब और इंतजार नहीं कर सका। उसने धीरे से पूछा, क्या दादी की वसीयत आपके पास थी? महेश जी ने उसकी आंखों में देखा। कुछ पल तक कुछ नहीं बोले, फिर धीरे धीरे सिर हिलाया। हाँ। कमरे में सन्नाटा छा गया। नेहा ने गहरी सांस ली। आरव ने कांपती आवाज में पूछा, फिर वह गायब कैसे हो गई? महेश जी कुर्सी से उठे, खिड़की के पास जाकर खड़े हो गए। आरव देखते हुए बोले, बताइए। महेश बाबू बाहर देखने लगे और बोले, 20 साल से मैं इसी सवाल का इंतजार कर रहा था। उन्होंने अलमारी खोली, अंदर से एक पुराना चमड़े का बैग निकाला। बैग पर धूल जमी हुई थी। उन्होंने धीरे से उसे मेज पर रखा और कहा, इस बैग को मैंने 20 साल तक नहीं खोला। बैग खुला। उसमें दादाजी की लिखावट वाली कई फाइलें थी, कुछ पुराने स्टाम्प पेपर और एक आधा जला हुआ कागज। महेश जी ने कांपते हाथों से वह कागज आरव को दिया। पहचानते हो? आरव ने ध्यान से देखा। ऊपर लिखा था, अंतिम वसीयतनामा। उसकी सांसें तेज हो गई। यह दादाजी की वसीयत है। महेश ने सिर हिलाया। आधी। महेश जी बोले, जिस रात झगड़ा हुआ तुम्हारी दादी ने मुझे बुलाया। उन्होंने कहा, महेश, अगर आज यह वसीयत खुल गई तो मेरा परिवार हमेशा के लिए टूट जाएगा। आरव हैरान रह गया। लेकिन दादी तो सच बताना चाहती थी। महेश जी मुस्कुराए। हाँ, लेकिन पूरा सच? महेश जी ने आगे कहा, तुम्हारे दादाजी की वसीयत में सिर्फ जमीन का बंटवारा नहीं था, उसमें एक शर्त भी लिखी थी। आरव आगे झुक गया। कैसी शर्त? महेश जी ने धीरे धीरे कहा, जब तक तीनों बेटे एक साथ बैठकर अपनी माँ के हाथ की आखिरी खीर नहीं खाएंगे, तब तक इस वसीयत का कोई हिस्सा लागू नहीं होगा।
आरव की आंखें फैल गई। नेहा ने अविश्वास से कहा, ऐसी शर्त? महेश जी मुस्कुराए। तुम्हारे दादाजी कागज से पहले रिश्तों पर भरोसा करते थे। लेकिन महेश जी की आंखें भारी हो गई। उस दिन तीनों बेटे गुस्से में बिना खीर खाए ही चले गए। इसका मतलब कानूनी तौर पर वसीयत कभी लागू ही नहीं हुई। आरव को लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। तो 20 साल तक जिस वसीयत के लिए लोग लड़ते रहे वह तो कभी प्रभावी हुई ही नहीं। आरव ने धीरे से पूछा, फिर आग? महेश जी की आंखें भर आई। आग रात में लगी थी, लेकिन रसोई में नहीं। आरव चौंक गया। क्या? महेश जी ने गहरी सांस ली। आग रसोई के बाहर वाले स्टोर में लगी थी। कुछ लोग समझ बैठे कि वसीयत वही रखी है, लेकिन तुम्हारी दादी ने असली वसीयत पहले ही मुझे दे दी थी। आरव ने पूछा, यह आधी क्यों जली हुई है? महेश जी ने कुछ पल चुप रहकर कहा, क्योंकि जिस रात आग लगी थी मैंने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन आधा हिस्सा जल चुका था। उन्होंने अपनी हथेली दिखाई। उस पर पुराना जला हुआ निशान आज भी मौजूद था। ये उसी रात का निशान है। आरव ने धीरे से पूछा, अगर आपने वसीयत बचा ली थी तो फिर 20 साल तक चुप क्यों रहे? महेश जी की आंखों में आंसू बह निकले। उन्होंने मेज की दराज खोली। उसमें से एक मुहर बंद लिफाफा निकाला। ऊपर लिखा था, महेश के लिए मेरी आखिरी विनती। नीचे दादी के हस्ताक्षर। महेश जी ने कांपते स्वर में कहा, सावित्री बहन ने मुझसे वचन लिया था, जब तक मेरे बच्चे अपने मन का गुस्सा छोड़कर खुद सच खोजने ना जाएं, तब तक यह लिफाफा किसी को मत देना। उन्होंने वह लिफाफा धीरे से आरव की ओर बढ़ा दिया। आरव ने लिफाफा हाथ में लिया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे महसूस हो रहा था इस कागज के अंदर शायद वह जवाब है जिसकी तलाश में वह 20 साल बाद इस हवेली तक लौटा था। लेकिन क्या वह सच सुनने के लिए तैयार था? आरव ने कांपते हाथों से लिफाफा खोलना चाहा। तभी महेश बाबू ने उसका हाथ पकड़ लिया और धीमे स्वर में कहा, इसे यहाँ मत खोलना, इसे वहीं खोलना जहाँ तुम्हारी दादी ने आखिरी बार अधूरी खीर बनाई थी। आरव समझ गया। अब कहानी फिर उसी रसोई में लौटने वाली थी जहाँ से यह सफर शुरू हुआ था। लेकिन इस बार रसोई सिर्फ एक कमरा नहीं होगी, वह 20 साल पुराने हर सवाल का जवाब बनने वाली थी। 20 साल पहले एक दादी ने अपनी रसोई का दरवाजा बंद किया था, लेकिन उससे पहले उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी। उस चिट्ठी को पढ़ने की इजाजत किसी को नहीं थी जब तक उनका परिवार खुद सच की तलाश में वापस ना लौटे। आज 20 साल बाद वही पल आ चुका था। क्या उस चिट्ठी में अधूरी रेसिपी का राज लिखा था, या फिर ऐसा सच जिसे पढ़ने के बाद आरव पहले जैसा नहीं रह पाएगा? अब शाम ढल रही थी। आसमान पर हल्की नारंगी रंग की परत फैल चुकी थी। आरव, नेहा और मीरा वापस हवेली पहुंच चुके थे। आज इस घर का हर कोना पहले से अलग लग रहा था, जैसे दीवारें भी इंतजार कर रही हो। रसोई का दरवाजा अब खुला था। वही पुराना चूल्हा, वही पीतल की कटोरियां, वही लकड़ी की अलमारी और बीच में एक चौकी। आरव ने महेश बाबू का दिया हुआ लिफाफा उसी चौकी पर रखा। कुछ क्षण तक उसने दादी की तस्वीर की ओर देखा, फिर धीरे धीरे लिफाफा खोला। अंदर 4 पन्नों की एक लंबी चिट्ठी थी। आरव ने पढ़ना शुरू किया। मेरे बच्चों, अगर तुम यह चिट्ठी पढ़ रहे हो तो इसका मतलब तुमने हार नहीं मानी। तुम सच की तलाश में वापस लौटे हो। यही मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। आरव की आवाज भर्रा गई। नेहा ने उसका हाथ पकड़ लिया। वह आगे पढ़ने लगा। तुम सब सोचते रहे कि मैंने खीर की रेसिपी अधूरी क्यों छोड़ी, लेकिन सच यह है कि रेसिपी कभी अधूरी थी ही नहीं। मीरा हैरान होकर बोली, तो क्या आखिरी सामग्री? आरव ने अगली पंक्ति पढ़ी। जिस पन्ने को तुम ढूंढ रहे हो उसे मैंने खुद फाड़ा था। कमरे में गहरा सन्नाटा छा गया। नेहा अविश्वास से बोली, दादी ने खुद? आरव ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आंखें नम थी। फिर वह पढ़ने लगा।
जिसमें लिखा था, मैं चाहती तो वह आखिरी सामग्री लिख सकती थी, लेकिन फिर तुम सिर्फ खीर बनाना सीखते, रिश्ते जोड़ना नहीं। आरव की सांसें तेज हो गई। तुम सब जिस आखिरी सामग्री को ढूंढ रहे हो, वह किसी डिब्बे में नहीं रखी, वह किसी बाजार में नहीं मिलती। उसका नाम है। आरव पढ़ते पढ़ते रुक गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। नेहा ने धीरे से पूछा, क्या लिखा है? आरव ने कांपती आवाज में पढ़ा, क्षमा। कुछ पल तक कोई कुछ नहीं बोला, सिर्फ बाहर पेड़ों पर बैठी चिड़ियों की आवाज सुनाई दे रही थी। मीरा धीरे से बोली, मतलब अगर मन में माफी नहीं होगी तो खीर का स्वाद भी अधूरा रहेगा। आरव मुस्कुराया और पहली बार उसे लगा कि मीरा ने दादी की पूरी बात समझ ली है। आरव आगे पढ़ने लगा। दूध मिठास दे सकता है, इलायची खुशबू दे सकती है, केसर रंग दे सकता है, लेकिन अगर साथ बैठने वाले लोगों के दिल में गुस्सा हो तो दुनिया की कोई रेसिपी स्वाद नहीं दे सकती। चिट्ठी के अगले पन्ने पर लिखा था, मैंने रेसिपी इसीलिए अधूरी दिखाई ताकि एक दिन तुम सब उसे पूरा करने के बहाने फिर से एक घर में लौट आओ। आरव अब रो पड़ा। 20 साल दादी का बनाया हुआ यह रास्ता उसे सिर्फ उसी रसोई तक ले आया था। मीरा ने मासूमियत से पूछा, पापा अगर दादी को पता था कि हम वापस आएंगे तो क्या उन्हें हम पर इतना भरोसा था? आरव ने चिट्ठी का आखिरी पन्ना पलटा। जवाब वही लिखा था, मुझे अपने बच्चों से ज्यादा भरोसा उनके बच्चों पर था, क्योंकि हर पीढ़ी को मौका मिलता है पिछली पीढ़ी की गलतियां सुधारने का। आरव ने धीरे से चिट्ठी मोड़ी। कुछ पल तक पूरे कमरे में सन्नाटा रहा। फिर उसने नेहा की ओर देखा। मैं बड़े चाचा को फोन करूंगा, मंझले चाचा को भी और पापा को भी। अगर अब इस कहानी का रुख फेरते हुए उसने कहा कि यह कहानी यही खत्म नहीं होगी। नेहा मुस्कुराई। यही तो दादी चाहती थी। जैसे ही आरव उठने लगा, उसे चौकी के नीचे कुछ दिखाई दिया, एक छोटा सा लकड़ी का डिब्बा। उसने झुक कर उसे बाहर निकाला। डिब्बे पर वही कमल का निशान बना था। मीरा उत्साहित हुई, पापा इसमें क्या होगा? आरव ने धीरे से डिब्बा खोला। अंदर रेसिपी का वही फटा हुआ आखिरी पन्ना रखा था, लेकिन उसके पीछे एक और कागज दबा हुआ था। उस पर लिखा था, अगर तुम यहाँ तक पहुँच गए हो तो अब समय आ गया है पूरे परिवार को इस रसोई में वापस बुलाने का, क्योंकि असली परीक्षा अभी बाकी है। आरव ने चारों ओर देखा, उसी रसोई को जो कभी उसके परिवार के बिखरने की गवाह बनी थी। आज वही रसोई फिर उसी से जोड़ने वाली थी। उसने चूल्हे पर हाथ फेरा, धीरे से कहा, दादी इस बार खीर अधूरी नहीं रहेगी। रात को आरव ने एक एक करके अपने तीनों चाचाओं, अपने पिता और पूरे परिवार को एक संदेश भेजा। रविवार को हवेली आ जाइए, दादी की आखिरी इच्छा पूरी करनी है। अगली सुबह सबसे पहले जो जवाब आया उसे पढ़कर आरव की सांसें रुक गई। संदेश सिर्फ 2 शब्दों का था, मैं नहीं आऊंगा, और संदेश उसके अपने पिता ने भेजा था। अब आगे क्या होगा, इस कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल दादी की चिट्ठी को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले भाग के साथ।